Hello everyone, on the behalf of Study IQ, I Aditya Vaibhav welcome you each and everyone। दोस्तों मैं आप सबका स्वागत करना चाहूँगा हमारे इस नए चैनल पे। जैसा कि आप सब लोग मेरे पीछे थंबनेल देख ही रखे होंगे, स्टडी IQ PCS नया चैनल आप सबके लिए लॉन्च हो चुका है। तो अब आप सब लोग तैयारी यहाँ पे अच्छे तरीके से कर सकते हो, क्योंकि हमारा एक थीम है हमारे चैनल का कि अब हम SDM बन के रहेंगे। तो इस चैनल को आप सब लोग सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि आपका यही शेयर और केयर हम एजुकेटरों के लिए मोटिवेशन का काम करता है। और इस वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को जरूर आप लोग लाइक कीजिएगा। तो दोस्तों आज का टॉपिक, जैसा कि आप सब लोग थंबनेल देख ही रखे होंगे, आज का टॉपिक दोस्तों हमारा होने वाला है प्री हिस्ट्री ऑफ बिहार। ऑलराइट, आज की क्लास में हम लोग कवर अप करने वाले हैं प्री हिस्ट्री ऑफ बिहार। और आज है आपकी फ्राइडे, और फ्राइडे के दिन हम लोग कवर अप करते हैं बिहार हिस्ट्री के टॉपिक को। और आज का हमारा जो पहला टॉपिक होने वाला है वो हमारा होने वाला है प्री हिस्ट्री ऑफ बिहार। तो दोस्तों प्री हिस्ट्री ऑफ बिहार की अगर हम लोग बात करें तो धरती पे जीवन के अगर हम लोग इतिहास को देखते हैं तो करोड़ों वर्ष पुराना इतिहास आपको देखने को नजर आता है। और अगर हम लोग बात करते हैं आदि मानव की तो लाखों वर्ष पुराना आदि मानव का इतिहास हमें देखने को मिलता है। मैं बात कर रहा हूं उस समय की जब आदि मानव ने जिंदगी जीना शुरू किया था। वो जंगलों में रहते थे और आजकल की तरह जिंदगी नहीं थी, बहुत ही मुश्किल जिंदगी उस टाइम वो लोग स्पेंड करते थे। जो जंगल के नियम होते थे वो जंगल के नियम वहां लागू होते थे, और जो हमारे पूर्वज है, हमारे जो आदि मानव जो हमारे पूर्वज है, उनके ऊपर भी वही जंगल के नियम लागू होते थे। जैसे जानवर वहां रहते थे वैसे हम भी वहां रहते थे, या जैसे आज आप जानवर को देखते हो जंगलों में रहते हुए, वैसे ही हम भी वहां पे रहते थे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगर मैं आपको बताऊं तो जो जिंदगी थी वो बहुत ही ज्यादा मुश्किल थी। जैसे आज छोटे जानवर बड़े जानवरों से डरते हैं, उसी प्रकार उस समय हमारे जो पूर्वज थे वो बड़े जानवरों से डरते थे, क्योंकि हमारे पास हथियार नहीं थे। किसी दिन ऐसे ही गुजरा, एक बड़े जानवर ने, उस दौर के हिसाब से मैं बता रहा हूं, एक बड़े जानवर ने किसी इंसान को पीछा किया, किसी इंसान का पीछा किया, और उस इंसान ने पत्थर को उठा के उस जानवर की तरफ फेंका और वो जानवर डर के भाग गया। इंसान की बुद्धि उठी, उनको लगा कि भाई पत्थर जो है ये हमारे लिए एक हथियार के रूप पे काम करेगा। और वहीं से शुरुआत आपके हो जाती है स्टोन एज की। स्टोन यानी कि पत्थर वो एक ऐसी चीज है जिसको इंसान ने सबसे पहले अपना एक हथियार बनाया, और इंसान उसको हथियार बना करके कैसे इस्तेमाल किया, उसी की कहानी को आज की क्लास में हम लोग कवर अप करेंगे। और उसके कॉन्टेक्स्ट को हम लोग बिहार में कवर अप करेंगे कि आखिरकार बिहार में इस दौर में क्या क्या सी चीजें हो रही थी और कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि यहां पे आपके चल रहे थे। इसके अलावा इंसान और आगे बढ़ता है। इंसान एक और चीज से डरता था, वो चीज ऐसी थी जिससे सारे जानवर भी डरते थे, और वो थी फायर। इंसान ने एक बार फायर को देखा, उससे डरा। इंसान को एक चीज पता चल गया कि जो फायर है, फायर यानी कि जो आग है, आग आपके पानी से बुझ जाती है। तो जब भी जंगल में आग लगती थी इंसान आपके पानी की तरफ जाता था। इसके अलावा एक बार पत्थर टकराते टकराते, क्योंकि इंसान ने पत्थर को अपना दोस्त बना लिया, एक अपना हथियार बना लिया, वहां से आग निकली। इंसान ने आग को कंट्रोल करना सीख लिया। अब जैसे ही इंसान ने आग को कंट्रोल करना सीख लिया, इंसानों के पास बहुत सारी चीजें आ गई। सबसे पहली चीज, इंसान के पास दूसरा दोस्त उसका मिल गया पत्थर के बाद, वो था आग। आग मिलते ही इंसान अपने खाने को पकाकर खाने लगा, और जब इंसान अपने खाने को पकाकर खाने लगा तो इंसान की जो बुद्धि है बड़ी तेजी से विकसित हुई। अब आग आते ही इंसान रात के टाइम पे आग जलाकर उसके आगे बैठता था, उससे उसको गर्माहट मिलती थी। इसके अलावा इंसान आम जानवर जो उस दौर में थे उससे बहुत ऊपर पहुंच गया। पहले होता क्या था कि आजकल की तरह बीपीएससी और यूपीएससी की तैयारी होती नहीं थी। इंसान घर से निकलता था शिकार करने के लिए, कभी शिकार करके आता था, कभी शिकार बन जाता था तो वापस नहीं आ पाता था। लेकिन अब जैसे ही आग यानी कि फायर जो है इंसान के पास आ गया, इंसान के पास एक अद्भुत शक्ति आ गई, और वहां से हमारे जो इंसानी सभ्यता की तरफ हम लोग एक कदम अपना बढ़ाते हैं। तो आज के इस टॉपिक में हम लोग जिस चीज को कवर अप करने वाले हैं वो है आपके हिस्ट्री ऑफ बिहार और प्री हिस्ट्री ऑफ बिहार, यानी कि बिहार का आपके प्रागैतिक इतिहास।
तो चलिए करते हैं शुरुआत। एक बार वीडियो को आप लोग जरूर लाइक कीजिए। तो आज की क्लास में जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन आपका होने वाला है वो हम लोग कवर अप करेंगे स्टोन एज इन बिहार, यानी कि बिहार में आपके पाषाण युग। पाषाण युग में भी 3 प्रकार हैं, यानी कि पैलोलिथिक एज इन बिहार, उस समय में बिहार में किस टाइप का चीजें चल रही थी, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर हम लोग डिस्कस करेंगे आपके मेसोलिथिक एज इन बिहार, यानी कि बिहार में मध्य पाषाण काल। और फिर तीसरे वाले उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे न्यूलिथिक एज इन बिहार, यानी कि बिहार में आपके नव पाषाण काल। इसके अलावा आज की क्लास में हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी देखेंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी जानेंगे। तो चलिए करते हैं हम लोग अपनी क्लास की शुरुआत। और इस क्लास की शुरुआत करने से पहले मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहूंगा, क्योंकि अब हमारी तैयारी जो है, अब जो तैयारी हुई हमारी वो हुई है अफोर्डेबल, क्योंकि ये स्टडी आईक्यू की टीम आप सब के लिए लाई है बिहार पीसीएस स्मार्ट कोर्स। आपको सिर्फ करना क्या है कि प्ले स्टोर पे जाना है, प्ले स्टोर पे जाके स्टडी आईक्यू के ऐप को डाउनलोड करना है। और स्टडी आईक्यू के ऐप को जैसे ही आप डाउनलोड करोगे वहां पे आपको बिहार पीसीएस यानी कि बिहार या बीपीएससी वाले सेक्शन को सिलेक्ट करना है, वहां पे जाइएगा। ये ऑफर सिर्फ और सिर्फ आपके 20 मई 2022 तक वैलिड है। वहां पे आप जाइएगा, आपकी फी पहले दिखाई जाएगी 16,000, लेकिन जैसे ही आप इस कोड को अप्लाई कीजिएगा ADBH, याद रखिएगा ये ADBH कोड जो है ये आपको देगा डबल वैलिडिटी और आपको देगा जबरदस्त डिस्काउंट, और आपके आदित्य सर को देगा आपका सपोर्ट। तो 4,999 रुपए आपके हो जाएंगे जैसे ही आप इस कोड का इस्तेमाल कीजिएगा ADBH। आपकी ये जो स्मार्ट कोर्स की फी है वो हो जाएगी 4,999 विथ डबल वैलिडिटी, यानी कि आपको मिल जाएंगे 24 महीने की वैलिडिटी मिल जाएगी 4,999 में। और इसमें आपको मिलेगा प्रीलिम्स प्लस मेंस और दोनों लैंग्वेज में, यानी कि बाइलिंगुअल क्लासेज आपको मिलेंगी ऑल सब्जेक्ट्स की। प्रीलिम्स और मेंस की बाइलिंगुअल क्लासेज मिलेंगी आपको ऑल सब्जेक्ट की। तो जल्द से जल्द आइए और हमारे साथ जुड़िए और अपने इस सपने को साकार कीजिए। तो चलिए करते हैं हम लोग आज के पहले टॉपिक की शुरुआत, जो कि है हमारा पैलोलिथिक एज इन बिहार। यानी कि पैलोलिथिक एज इन बिहार की अगर हम लोग बात करें तो पैलोलिथिक एज इन बिहार का जो दौर था, बिहार में पाषाण काल, ये जो आपके दौर था ये था आपके 2 मिलियन ईयर अगो से लेकर के तकरीबन आपके 10,000 BC तक का दौर चलता है पैलोलिथिक एज इन बिहार। अब इसके कुछ फीचर्स मैं आपको बताऊंगा कि बिहार में इस दौर में लोग कैसे कर रहे थे। पॉइंट नंबर 1, वास्ट डिफरेंस बिटवीन द क्लाइमेट। हो क्या रहा था दोस्तों, इस दौर में जो क्लाइमेट जो था वो बहुत ही ज्यादा डिफरेंस था अलग अलग एरिया में। अगर हम लोग बिहार की बात करते हैं तो बिहार का अगर आप लोकेशन देखिएगा, अगर मैं यहां पे एक रफ मैप बिहार का बनाऊं तो ये आपके मैदानी के क्षेत्र हैं यहां पे आपको मैदानी के क्षेत्र मिलेंगे, ठीक है। इसके अलावा यहां पे आपको हिमालय का क्षेत्र मिलेगा और नीचे की तरफ आप जाइएगा तो नीचे की तरफ आपको पठार मिलेंगे। तो अलग अलग जगह पे अलग अलग हाइट होने के कारण, अलग अलग ऊंचाई होने के कारण अलग अलग क्लाइमेट आपको नजर आएगा। यहाँ पे ऑब्वियसली चीज़ है, ठंड थोड़ी ज़्यादा होगी, मैदानी क्षेत्र में थोड़ी सी कम ठंड होगी और पठारी क्षेत्र में मध्यम ठंड होगी। तो इंसान उस दौर के क्या कर रहे थे कि वो एक जगह से दूसरी जगह बहुत ही तेजी से घूम रहे थे। क्यों? क्योंकि अगर कहीं ठंड है तो वहाँ पे ठंड में ठंड वाले फल मिलेंगे। तो ठंड वाली जगह पे अगर ठंड वाले फल मिलेंगे तो इंसान ठंड के टाइम पे चला जाएगा। गर्मी है तो गर्मी में भाई गर्म वाले फल मिलेंगे, जैसे कि आपके आम मिलेगा तो इंसान जहाँ पे आम मिलता है वहाँ चला जाएगा। ठंड में जहाँ आपको नारंगी मिलेंगे वहाँ चला जाएगा। एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझा रहा हूँ। तो इंसान अपने आसपास के क्लाइमेट के को देखते हुए, आसपास की जो जलवायु है उसको देखते हुए इंसान एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहा था। इसीलिए उस दौर के इंसान को हम लोग नोमैडिक यानी कि घुमंतु भी कहते हैं। इसके अलावा इस दौर का जो इंसान है, यानी कि जो पैलोलिथिक एज इन बिहार में के दौर के जो इंसान है आपके, ये आपके रहते थे बैंड सोसाइटी। अब आप सबके दिमाग में आ रहा होगा कि सर ये बैंड सोसाइटी क्या होती है। तो बैंड सोसाइटी हम लोग एक ऐसी सोसाइटी को कहते हैं जहां पे एक छोटा सा आपके ग्रुप होता है, लेस देन 100। याद रखिएगा दोस्तों, लेस देन 100, यानी कि 100 से कम की आबादी एक ग्रुप में, यानी कि एक समूह में जहां पे आपके 100 से कम की आबादी हो, उसको हम लोग कहेंगे दोस्तों बैंड सोसाइटी। तो पैलोलिथिक एज इन बिहार का जो दौर था, इस दौर में जो लोग रहते थे वो बैंड सोसाइटी में रहते थे। हंटिंग ऑफ लार्ज एनिमल्स, सारे लोग मिलते थे, बड़े जानवरों का शिकार करते थे।
कभी कभी शिकार बन भी जाते थे, बड़े जानवरों का शिकार करते थे, और इस शिकार करने के बाद सारे के सारे जो सोसाइटी है, सारे के सारे जो समूह है, वो अपना खाना एक साथ खाते थे। तो इसीलिए हंटिंग ऑफ लार्ज एनिमल्स यानी कि बड़े जानवरों का यहाँ पे शिकार आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। और लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन की अगर हम लोग बात करें, तो उस दौर में जो भाषा है, उस दौर की भाषा अभी तक हम लोग कुछ खास नहीं जान पाए हैं, या उस दौर की जो भाषा कैसे वो लोग कम्युनिकेट करते थे, इसके बारे में हमारे पास कोई पुख्ता नॉलेज या पुख्ता बेसिकली उसके बारे में इंफॉर्मेशन हमें देखने को नहीं मिलती है। इसके अलावा एक और चीज कि यहां पे आप देखोगे कि डिवीजन ऑफ लेबर भी हमें देखने को मिलता है। कई ऐसे आपके साक्ष्य प्राप्त हुए हैं जहां से हमें, या सोर्सेज जिसको कह लीजिए, जहां से हमें डिवीजन ऑफ लेबर के बारे में पता चलता है। मेल जो थे नॉर्मली, पुरुष जो थे नॉर्मली, वो बेसिकली आपके जानवरों के पीछे शिकार करते थे और हंटिंग करते थे, यानी कि शिकार करते थे। और फीमेल जो है वो बेसिकली आपके क्या करती थी, तो गैदरिंग करती थी, यानी कि भाई जो आपके शिकार करते थे मेल, और फीमेल जो है आसपास की चीज़ों को आप चुनना हुआ, जैसे किसी के कोई फ्रूट है, उस फ्रूट को इकट्ठा करना हुआ, किसी भी मतलब कि कोई एक प्लांट है जिसका आपके जड़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको इकट्ठा करना हुआ। तो इस तरह के काम आपको फीमेल किया करती थी। तो डिवीजन ऑफ लेबर भी आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। इसके अलावा हम लोग अगर बात करें पैलियोलिथिक साइट्स जो है हमारे बिहार में कहां कहां डिस्कवर हुए हैं, तो याद रखिएगा ये सीधा सीधा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है कि भाई बताओ पैलियोलिथिक साइट्स यानी कि आपके जो पाषाण काल जो है हमारे बिहार में कहां पे डेवलप हुए हैं। तो पाषाण काल जो हमारे बिहार में डिस्कवर कहां पे हुए हैं, तो ये आपके मुंगेर में और नालंदा में। मुंगेर और नालंदा दो ऐसी जगह है जहां पे आपके पैलियोलिथिक साइट्स जो है आपके डिस्कवर होते हुए नजर आते हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों, पैलियोलिथिक साइट्स जो है आपके कहां कहां डिस्कवर होते हुए नजर आते हैं, तो मुंगेर और आपके नालंदा में। तो अब हम लोग अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है हमारा मेसोलिथिक एज इन बिहार, यानी कि बिहार में आपके मध्य पाषाण काल। इस दौर को अगर हम लोग देखें तो ये तकरीबन आपके 10,000 से 6,000 बीसी तक हमारे बिहार में चलता है। इस दौर की अगर हम लोग बात करते हैं तो इस दौर में क्या बदला, तो इस दौर में जो इंसान है हंटर एंड गैदरर्स, यानी कि जो इंसान है वो अब हंटिंग और गैदरिंग तो कर ही रहा था, लेकिन उसमें अब थोड़ी सी कमी आने लगी। यानी कि जो नोमैडिज्म है, यानी कि जो इंसान पहले घुमंतु था, उसमें बेसिकली आपके कमी आने लगी। तो इसको मैं लिख सकता हूं यहां पे, रिडक्शन इन नोमैडिज्म, यानी कि जो घुमंतु प्रवृत्ति थी इंसान की, वहां पे आपके कमी आने लगी। तो हंटर एंड गैदरर्स यानी कि इंसान जो है शिकार तो करता ही था। मैं फिर से वही बात बोलना चाहूंगा कि आजकल की तरह तो हम बीपीएससी या यूपीएससी की तैयारी उस टाइम के इंसान नहीं करते थे। वो सीधा घर से निकलते थे, शिकार करते थे, कभी शिकार करके आते थे, कभी शिकार बन जाते थे तो घर नहीं आ पाते थे। तो हंटर और गैदरर्स यानी कि रिडक्शन इन नोमैडिज्म हो जाएगा इस दौर में, क्योंकि अब रिडक्शन इन नोमैडिज्म हो गया। यानी कि अगर मान के चलिए कि इंसान जो है अब घुमंतु प्रवृत्ति से आगे बढ़ रहा है, इंसान अब एक जगह से दूसरी जगह ज्यादा घूम नहीं रहा है, तो क्या करेगा, ऑक्यूपेशन यानी कि व्यापार। अब जो अगर देखा जाए कि उस दौर में इंसान करते क्या थे, व्यापार मतलब कि आजकल की तरह का ट्रेड मत समझिएगा कि भाई दुकान लगा करके या फिर बिजनेस कर रहे हैं, स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, वैसी कुछ बात नहीं है। इस दौर के लोग करते क्या था, ऑक्यूपेशन यानी कि काम क्या करते थे, इसकी अगर हम लोग बात करें तो इस दौर के लोग का एक और काम यहां पे जुड़ जाता है, वो है आपके फिशिंग यानी कि मछली पकड़ना। ये नई चीज जो इस दौर में आपके इंसान के साथ जुड़ जाती है। इसके अलावा इंसान जो है अब छोटे छोटे जानवरों का शिकार करने लगा। हंटिंग स्मॉल एनिमल्स, जो छोटे छोटे जानवर हैं उसका भी इंसान जो है शिकार करने लगा। तो ये कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि आपके पैलियोलिथिक एज से मेसोलिथिक एज तक आते आते बदलती हैं। अब जो आपके मेसोलिथिक एज है, इस दौर का क्लाइमेट जो है वो भी आपके अब अनुकूल हो गया। यानी कि जो अब पहले जो ठंड था वो ठंड अब गर्माहट की तरफ जाने लगी। अब ठंड जब गर्माहट की तरफ जाने लगी तो इस दौर में बेसिकली सबसे बड़ी चीज क्या हुई कि अब घास के मैदान आने लगे। जब घास के मैदान आने लगे तो छोटे छोटे जानवर वहां आने लगे, छोटे छोटे जानवर वहां पे आने लगे तो इंसान भी वहां पे जाने लगा। अब जब इंसान वहां पे जाने लगा तो जानवरों के शिकार होने लगे। इंसान थोड़े से अच्छे कंडीशन, एक डेवलपमेंट की तरफ इंसान बढ़ रहा था। इसके अलावा यहां पे अब फूड सिक्योरिटी भी थोड़ी सी होने लगी थी।
फूड सिक्योरिटी मतलब कि अब इंसान को पहले खाने की दिक्कत होती थी, इंसान खाने के लिए बहुत दूर घूमता था, अब वो चीज़ यहाँ पे देखने को नहीं मिलती है। इंसान जो है अब एक जगह स्थायी रूप से रहने लगा और एक फेवरेबल क्लाइमेट यानी कि एक अनुकूल जलवायु इंसान को आपको देखने को मिल जाती है। और यहाँ से आपको रिडक्शन इन नोमैडिज्म यानी कि हम कह सकते हैं कि भाई साहब जो इंसान घुमंतरू है उससे थोड़ा उसमें आपकी कमी आने लगी। इसके बाद डोमेस्टिकेटिंग एनिमल्स यानी कि इंसान जो है ये पहला ऐसा दौर है जब इंसान ने जानवरों को पालतू बनाना सीखा। याद रखिएगा दोस्तों, यहां से कई बार आपके क्वेश्चन आते हैं। ये ऐसा दौर है जब इंसान ने जानवरों को पालतू बनाना सीखा और पहला जानवर जिसको इंसान ने पालतू बनाया वो है आपका डॉग। इसके अलावा इंसान यहां पे आपके प्रिमिटिव कल्टीवेशन स्टार्टेड यानी कि इंसान जो है आदिम खेती यानी कि यहां पे इंसान जो है अपनी खेती भी शुरुआत कर देता है। अब जैसे ही इंसान खेती करने लगेगा, सोचिए इंसान जब खेती करने लगेगा तो इंसान एक जगह से दूसरी जगह नहीं मूव करेगा, क्योंकि पहले जब खेती नहीं होती थी तो इंसान एक जगह से दूसरी जगह चला जाता था क्योंकि उसको कोई काम नहीं था। अब जब इंसान खेती कर रहा है तो एक सीजन के लिए करेगा, 4-5 महीने आपको लगाने पड़ेंगे, तो आप तो एक जगह से दूसरी जगह जाओगे बट आपके साथ आपका जो खेत है वो तो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाएगा। तो इंसान एक जगह स्थायी रूप से रहने लगा, स्टे करने लगा एक जगह। तो रिडक्शन इन नोमैडिज्म वाला जो पॉइंट है उसके लिए एक और पॉइंट आपके पास जुड़ गए, तो प्रिमिटिव कल्टीवेशन स्टार्ट कर देता है और पहली खेती जिसकी खेती इंसान करता है वो है आपका जौ। याद रखिएगा दोस्तों, वो है आपका जौ, याद रखिएगा इसको। ये भी आपकी बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जिसको हम लोग बार्ली भी कहते हैं, ठीक है। अब एक और प्रश्न बनता है कि भाई बताओ कि यार मेसोलिथिक साइट्स जो हैं यानी कि जो आपके मध्य पाषाण काल का जो दौर हमारे बिहार में चल रहा था, तो ये सारी चीजें बिहार में किस जगह चल रही थी? तो बिहार में तो नहीं दोस्तों, बट झारखंड में आपको ये सारे चीजों का आपको प्रमाण मिल जाता है। ऑल इन झारखंड में आपको इन सारी चीजों का प्रमाण मिल जाता है फ्रॉम हजारीबाग, रांची, सिंहभूम और आपके सांथल परगना। यहाँ एक ऐसी जगह है जहाँ पे आपको मेसोलिथिक एज का आपको प्रमाण देखने को मिल जाता है। ये सारे के सारे आपके झारखंड में ही अवेलेबल हैं, तो उसको याद रखिएगा दोस्तों। ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपके प्रीलिम्स के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बन सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं न्यूलिथिक एज इन बिहार यानी कि नवपाषाण काल। जब हम लोग नवपाषाण काल के बारे में बात करते हैं बिहार में, तो इसका दौर आपके आ जाता है 6000 से लेकर के 4000 बीसी 4000 ईसा पूर्व तक का जो दौर होता है ये आपके आ जाता है नवपाषाण एज इन बिहार, यानी कि जिसको हम लोग कहते हैं आपके न्यूलिथिक एज इन बिहार। तो इस दौर में इंसान कैसे होने लगा? तो इस दौर में इंसान अब एग्रीकल्चर पे कुछ ज्यादा डिपेंडेंट हो गया। एग्रीकल्चर इंसान अच्छे से करने लगा, हंटिंग यानी कि शिकार कर ही रहा है इंसान, फिशिंग यानी कि मछली पकड़ने का भी काम इंसान अब करने लगा बड़े जोरों शोरों से। इसके अलावा डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल, इसके पीछे भी एक कहानी अच्छी है। डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स एक्चुअली हुआ क्या होगा कि इंसान जैसे मान के चलिए कि रात में मतलब कि आग वाग जला के जैसा कि बैठता है, जैसा मैंने आपको बताया कि डिस्कवरी ऑफ फायर, आग वाग जला के बैठा होगा किसी समूह में, किसी समूह के कुत्ते भी, सारे जानवर उस टाइम समूह में रहते थे जो छोटे जानवर थे, तो वो बेसिकली आपके समूह में रहा होगा और उस समूह से किसी कुत्ते को निकाल दिया गया होगा। वो कुत्ता आया होगा, इंसानों के पास रहा होगा गर्मी को देख करके और इंसानों ने उसको कुछ खाने को दे दिया होगा। अब इंसानों ने जब उस कुत्ते को कुछ खाने को दिया, कुत्ते को लगा कि भाई ये इंसान मुझे खाने को दे रहा है तो मैं इसकी अब रक्षा करूंगा, तो दोनों के बीच में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो गई। इंसान उसको खाना दे रहा है और जो डॉग है वो डॉग इंसान की रक्षा कर रहा है। तो एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ जो डॉग है वो पहला डोमेस्टिकेटेड एनिमल बनता है। फिर ऐसे करते हुए हर जानवर की अलग अलग कहानी है और अलग अलग जानवर अलग अलग तरीके से इंसान के साथ एक म्यूचुअल बेनिफिट के साथ दोनों रहने लगे और इंसान को पालतू बनाना हम लोगों ने सीख लिया। इसके अलावा जब इंसान अब इस एडवांस रूप में बढ़ रहा था, एक सिविलाइज्ड वे में बढ़ रहा था, तो ये आपके डोमेस्टिकेशन जो है जानवरों का या फिर मान के चलिए कि आपके प्लांट्स का, जब इंसान प्लांट्स को लगाने लगा तो एक स्टे करने लगा इंसान, यानी कि एक नोमैडिज्म है, यानी कि जो इंसान पहले घूमता था उस घूमने के क्रम में काफी ज्यादा आपको कमी आई और इंसान जो है आप एक विलेज कम्युनिटी यानी कि गांव बना करके, जो पहले आपके बैंड सोसाइटी थी वो अब गांव में तब्दील हो गई। इंसान अब गांव बना करके रहने लगा।
बिहार में या फिर अन्य पूरे के पूरे भारतवर्ष में। तो याद रखिएगा, इंसान जो है अब गांव बना करके, यानी कि आपकी जो विलेज कम्युनिटी है, यानी कि जो गांव की कम्युनिटी है, वो अब डेवलप करने लगी। यहां पे आपको ये इसके साक्ष्य जो है या इसके सोर्स जो है हमें कहां से पता चलते हैं, तो प्रेजेंस ऑफ मड ब्रिक्स, यानी कि जो आपके मिट्टी के जो मतलब कि जो ईंट है वहां से हमें पता चलता है कि आपके इंसान जो है वो आपके विलेज कम्युनिटी में रहने लगा। प्रेजेंस ऑफ मड ब्रिक। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें स्टोन एज, इसके अलावा हमें यह भी बताता है कि भाई स्टोन एज या स्टोन एज में कि भाई प्रेजेंस ऑफ मड ब्रिक है कि भाई विलेज में लोग रहने लगे और बड़े पैमाने पे यहां पे आपको इस टाइप के घर या ओवल घर आपको यहां पे देखने को मिलते हैं, आयताकार जिसको हम लोग कहते हैं वो घर मिलते हैं, जो कि इस बात का प्रमाण है कि न्यूलिथिक एज में लोग गांव में रहते हैं। इसके अलावा जो इंसान है वो आपके पॉलिश टूल्स, यानी कि जो टूल्स हैं, यानी कि जो आपके टूल्स यानी कि जो उनके उपकरण हैं, जो उनके हथियार हैं, उन हथियार में काफ़ी ज़्यादा एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी, यानी कि टेक्नोलॉजी में काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी देखने को मिलती है और इंसान जो है बहुत ही एक मत समझिए कि एडवांस रूप से, एक एडवांस तरीके से अपने हथियार का इस्तेमाल करना सीख लेता है। हाउस जो मैंने बता दिया मड ब्रिक्स से बने होते थे, यानी कि जो घर होते थे वो इस दौर में इंसानों के मड ब्रिक्स से, यानी कि आपके मान के चलिए कि मिट्टी के जो आपके ईंट होते थे उनसे बने होते थे, मिट्टी की ईंटों से बने होते थे और इंसान उसमें रहता था। ये आपके ओवल शेप के होते थे। ये भी आपका लिए इंपॉर्टेंट है कि भाई बताओ न्यूलिथिक एज में जो आपके हाउसेज मिले हैं उनका शेप क्या है, तो उनका शेप आपके क्या है, ओवल। इसके अलावा इनकी धार्मिक विश्वास इनका क्या था, इनका रिलीजियस बिलीफ क्या था, तो इनका जो रिलीजियस बिलीफ था ये बेसिकली यकीन करते थे आपके टेराकोटा। याद रखिएगा इसमें इसका जो सोर्स है हमें कहां से पता चलता है, टेराकोटा फिगर ऑफ मदर गॉडेस। याद रखिएगा टेराकोटा फिगर ऑफ मदर गॉडेस। तो याद रखिएगा दोस्तों, जो टेराकोटा फिगर ऑफ मदर गॉडेस है वो एक प्रमाण है। आपसे कभी कभी पूछा जा सकता है आपके प्रश्न में कि भाई बताओ टेराकोटा फिगर ऑफ जो मदर गॉडेस है किस दौर में मिली, तो ये आपके न्यूलिथिक एज इन बिहार या फिर न्यूलिथिक एज में आपको मिलती है। अब एक और पॉइंट है कि ये लोग लाइफ आफ्टर डेथ पे, यानी कि मृत्यु के बाद के जीवन पे यकीन करते थे। अब ये प्रश्न बनता है कि ये लोग मृत्यु के बाद के जीवन पे क्यों यकीन करते थे और इसके पीछे का प्रमाण क्या है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो हमें ब्यूरिड मिले, ब्यूरिड साइट्स, यानी कि जहां पे दफनाया जाता था शरीर को मरने के बाद, वहां पे जैसे शरीर के साथ साथ कुछ हथियार मिले हैं या किसी इंसान का कुछ जो फेवरेट चीज था उसके साथ उसके कुछ गुड्स सामान मिले हैं, यानी कि जैसे मान के चले जो इंसान उस दौर में उस सामान को इस्तेमाल करता हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई कहीं बैठने के लिए कुछ कुर्सी इस्तेमाल करता होगा, कुर्सी टाइप का कुछ उपकरण, तो वो उसके शरीर के साथ मिले हैं, दफनाए गए हैं। इसके अलावा कुछ खाने के लिए दिया गया है, मतलब कि एक मिट्टी के बर्तन में कुछ रखा गया है। ये इस बात का प्रमाण है कि यहां के जो लोग थे, न्यूलिथिक एज के जो लोग थे, वो लाइफ आफ्टर डेथ पे, यानी कि मृत्यु के बाद के जीवन पे यकीन करते थे। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें बार्टर सिस्टम, यानी कि आपके वस्तु विनिमय प्रणाली, ये लोग यकीन करते थे बार्टर सिस्टम पे, यानी कि कोई किसी के पास कोई अगर सामान है, फॉर एग्जांपल कि कोई एक इंसान है उसके पास बहुत सारा आम है और कोई इंसान है उसके पास आपके चावल है, तो चावल और आम मुझे जरूरत, जैसे कोई इंसान को जरूरत है चावल की और उस इंसान को जरूरत है आम की, तो दोनों आपस में एक्सचेंज कर लेंगे। और इस दौर की एक और खास बात मैं आपको बताता हूं यहां पे कि इस दौर में आपके कल्टीवेशन ऑफ राइस, यानी कि आपके कल्टीवेशन ऑफ राइस जो है, यानी कि चावल की खेती बड़े पैमाने पे शुरू हो जाती है। कल्टीवेशन ऑफ राइस जो है आपके बड़े पैमाने पे आपके शुरू हो जाता है, जो कि बहुत ही एक इंटरेस्टिंग आपके दौर से अब इंसान गुजर रहा था। अब एक और प्रश्न यहां से बनता है जो कि बीपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है, पेटेंट क्वेश्चन कर लीजिए, कि न्यूलिथिक साइट्स जो है हमारे बिहार में कहां पे मिलते हैं। तो हमारे बिहार में न्यूलिथिक साइट्स दो जगह याद रखिएगा, चिरांद, ठीक है, चिरांद जो कि सारण जिले में पड़ता है, छपरा से तकरीबन आपके 12 किलोमीटर, छपरा से तकरीबन आपके 12 किलोमीटर की दूरी पे पड़ता है। और ये पहला ऐसा साइट है, ये पहले ऐसी जगह है जो हमारे बिहार में न्यूलिथिक एज को दर्शाता है। तो ये कहाँ पे मिलता है दोस्तों, तो ये आपके मिलता है चिरांद में। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें चेचर जो कि आपके वैशाली में जिले में आता है, यहां पे भी हमें मिलता है आपके न्यूलिथिक एज इन बिहार का साक्ष्य, यानी कि न्यूलिथिक एज इन बिहार का साइट्स। तो याद रखिएगा चिरांद और चेचर। तो इस तरीके से हम लोगों ने न्यूलिथिक एज इन बिहार के बारे में जान लिया। तो हमारा जो आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन था
उसको हम लोगों ने कवर अप किया। अब चलिए हम लोग जरा देखते हैं एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा इस क्वेश्चन को आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। क्वेश्चन ये है कि फर्स्ट डोमेस्टिक एनिमल ऑफ स्टोन एज पीपल वाज, यानी कि पाषाण युग के लोगों का पहला घरेलू पशु था कौन सा? ए डॉग, बी डियर, बी सी सीप या फिर हॉर्स। ठीक है, आपको बताना है कुत्ता, हिरन, भेड़ या फिर घोड़ा। आपको बताना है कि पहला डोमेस्टिक एनिमल यानी कि पहला जो पालतू जानवर था पाषाण युग के लोगों का पहला घरेलू पशु कौन सा था, आपको बताना है इसमें। तो आप लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए, और इसके अलावा जिन लोग वीडियो को बाद में देखिएगा वो लोग कमेंट बॉक्स में इसको आंसर कर देंगे। तो इस तरीके से दोस्तों हम लोगों ने आपके ये जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन आज का हमारा था, इस टॉपिक ऑफ डिस्कशन में हम लोगों ने आज कवर अप किया पेलोलिथिक एज इन बिहार, मेसोलिथिक एज इन बिहार, न्यूलिथिक एज इन बिहार, और इसके साथ ही साथ हम लोगों ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी कवर अप किया, जो कि अपने आप में एक बहुत ही हमारी तैयारी के तरफ एक ज़बरदस्त कदम हम लोगों ने आज से शुरू कर दिया है हमारे बिहार हिस्ट्री के टॉपिक को। और ये बेसिकली मेरे आईडीज़ हैं। अगर आप लोग में से कोई भी जन मुझसे कुछ अपना प्रश्न या सवाल पूछना चाहते हो तो, या कुछ सजेशन देना चाहते हो, ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, ये मेरा फेसबुक आईडी है, ये मेरा ट्विटर हैंडल है, और ये मेरा मेल आईडी है। आप यहाँ पे मुझे पूछ सकते हो aditya.vaibhav@studyIQ.com, ये मेरा मेल आईडी है। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इन सब जगहों पे आप मुझे फॉलो अप करके या फिर मैसेज करके आप लोग मुझसे कोई भी सवाल जवाब हो वो सब आप लोग पूछ सकते हो। सो थैंक यू। मैं उम्मीद करूंगा ये क्लास आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद रही हो, आप लोगों ने इस क्लास को बहुत ही ज़्यादा एंजॉय किया हो, आई होप। और तो वीडियो को आप लोग लाइक जरूर कीजिएगा, और जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो थैंक यू एंड थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग द क्लास। थैंक यू।